नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं जिला टॉप। कहानी कल हमने आपको दिखाई थी दो मोहल्ले के बीच की लड़ाई, नाली के पानी की लड़ाई। एक मोहल्ला वाला चाहता था कि उस नाले को बंद कर दिया जाए, दूसरा मोहल्ला वाला ये कहना चाहता था कि ये सदियों से बहता हुआ नाला है, बंद नहीं होगा। आपके स्क्रीन पर वो तस्वीर चल रही होगी कि किस इस प्रकार से वहाँ पर देखिए कि दो मोहल्ले वाले किस प्रकार से आक्रोशित होकर लड़ रहे हैं उस नाले के लिए। दूसरी तरफ ये आशा इसलिए जगी थी कि उस नाले को लोहिया नगर वालों ने इसलिए बंद किया था कि सरकारी नाला जो है वो बनकर तैयार हो रहा है, तो अब वो पानी वहाँ जाए। लेकिन शांतिनगर वाले कहते थे कि सदियों से बहता हुआ पानी उसी नाले में जा रहा है तो उधर तक ही जाएगा। लेकिन लोहिया नगर वाले बराबर आक्रोशित दिख रहे थे। उसकी वजह क्या थी? उनकी वजह ये थी कि साल के 3 से 4 महीने वो जलमग्न पूरा मोहल्ला रहता है। वो तो तबाही का एक छोटा सा अंश था, वो एक शुरुआत थी। पूरा विध्वंस जो है उस कहानी का सार यहाँ है। ये तस्वीर मेरे पीछे की ये जो पूरी हरी भरी हरियाली आप देख रहे होंगे, ये हरी भरी हरियाली नहीं है, ये वो विध्वंसक नज़ारा है जिसने कई एकड़ ज़मीन को बर्बाद कर दिया है। और ये तस्वीर लोहिया नगर, प्रोफेसर कॉलोनी, सत्यनगर सभी मोहल्ले को जोड़ती हुई तस्वीर है। और सबों के घर का बहता हुआ पानी यहाँ आकर जमा हो रहा है, स्टोर हो रहा है। जब ये ओवरफ्लो हो जाता है तो इस मोहल्ले वाले लोग पानी में डूब जाते हैं। इस मोहल्ले वाले लगभग यहाँ 20 घर होगा, ये मोहल्ला पानी में डूब जाता है जब ये ओवरफ्लो हो जाता है। तो सदियों से यहाँ पानी आकर स्टोर हो रहा है और इसका कोई उपाय किसी के पास नहीं है, सरकार के पास ना आम जनता के पास। आम जनता क्या करे? जब सब्र का बांध टूटा तो दो मोहल्ले वाले आमने सामने हुए। असर यहाँ तक पहुँचता है, लेकिन लड़ सिर्फ लोहिया नगर रहा था। और लोहिया नगर की कहानी सदियों से ऐसी चलती आ रही है और ये जलमग्न स्थिति सदियों से ऐसा ही है। और हर एक बरसात के सीज़न में 3 से 4 महीने लोग जो जिल्लत झेलते हैं, जो तकलीफ़ झेलते हैं, हम आपको वो तकलीफ़ बता नहीं सकते हैं। हम आपको अब ये कहानी दिखाना चाहते हैं कि इस प्रकार जो घरों में पानी घुस रहा है, पानी निकास की व्यवस्था नहीं है, वो क्यों है? उसके पीछे का ये कारण है कि सरकारी विभाग, गोड्डा की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कभी ये नहीं ढूंढने का कोशिश करती है अपने मैप पर कि शहर में नहर नाले जो हैं वो गायब हो गए हैं, अचानक से गायब हो गए हैं। तो हमने आज हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के तहत जिस प्रकार से खुदाई में कुछ अवशेष मिले थे, हम गोड्डा में नहरों के अवशेष आपको दिखाने वाले हैं। ये तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर आप देख लीजिए। हम रामनगर में मौजूद हैं और रामनगर में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कभी नहर हुआ करता था, जिसका सिर्फ एक टुकड़ा अवशेष सा बचा है। अब यहाँ से कहानी ख़त्म हो जाती है, बस यही छोटा अवशेष टुकड़ा यहाँ आपको नहर का दिखेगा। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो गंगटा मोहल्ला है। गंगटा मोहल्ले को पार करने के बाद बड़ी सी पानी टंकी, उसके बाद हम सीधा पहुँच जाते हैं डीसी सर के आवास के पास। यानी कि जब इधर से जाएंगे तो डीसी सर का आवास, उसके सामने में जजों का आवास, और यहाँ आप देखिएगा कि नहर के अवशेष यहाँ भी आपको दिखेंगे। और यहाँ नहर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद नाले में तब्दील हो जाता है। उसके बाद नहर यहाँ भी विलुप्त हो जाता है। अब सवाल ये है कि यहाँ नहर का अवशेष है, रामनगर में नहर का अवशेष आपको हमने दिखाया, तो बीच की कनेक्टिविटी, आखिर नहर गई तो गई कहाँ? क्योंकि ये तमाम खबरें इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहीं कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों का लिंक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये पानी का जल जमाव इसलिए पूरे शहर में है, हर मोहल्ले हर टोले में है, क्योंकि शहरों से नहर गायब हो गए हैं। कहीं ना कहीं नहर होता तो तस्वीर कुछ और होती, शायद शहर का पानी नहर में बहता तो कहीं ना कहीं खेतों तक भी पानी पहुँचती। हम डीसी सर के आवास से आगे बढ़ते हैं और हम आपको वो भी तस्वीर दिखाते हैं। डीसी माफ कीजिएगा, एसपी सर के आवास से आगे बढ़ते हैं और डीसी सर के आवास के बगल वाली तस्वीर भी दिखाते हैं जहाँ नहर जुड़ी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आपको टुकड़ों में नहर दिखेगा, टुकड़ों में, जी सही कहा, टुकड़ों में। मोहल्ले वालों ने वहाँ पर रोड बना दिया है, बीच में गड्ढा बचा है जो मोहल्ले वाले का पानी अब वहाँ जमा होता है। और किस प्रकार से सड़ांध पानी है, ये कभी नहर हुआ करता था। ये आखिरी तस्वीर है जो ये देखिए कि कुरमन को जोड़ने वाली तस्वीर, रोड सड़क है और सड़क के उस पार नहर जाती है। और मेन नहर चौक जिसे आप कहते हैं, जहाँ बड़ी सी नहर गई है, ये कनेक्टिविटी उस नहर में, चौक में कभी हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ अब अवशेष बचे हैं। देखिए सर, आसान है इस बात को कह देना कि दो मोहल्ले वाले आपस में पानी के लिए लड़ गए, नाली के पानी के लिए लड़ गए, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और उसका अंत क्या होगा, इसके बारे में किसी को कोई परवाह नहीं है। पदाधिकारी 3-4 साल के लिए शहर में आते हैं और सोचते हैं कि कौन लफड़ा ले। इतना जो नहर जो नक्शे से गायब हो गया, इतने जो नालियाँ नक्शे से गायब हो गई, सड़कें नक्शे से गायब हो गई, उसको कौन ढूंढे, कौन माथापच्ची करे। बड़े बाबुओं को और भी कई काम है। लेकिन यहाँ पर बारी आती है उन जनप्रतिनिधियों की जिन्हें चुनकर गद्दी पर बिठाया जाता है और
ये जो कल जो तस्वीर दिखी है, जिस प्रकार से लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, मारपीट की नौबत आ गई, वक्त पर पुलिस पहुंच गई तो वहां पर हाथापाई होने से बच गया। लेकिन ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जो भोले भाले लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाते हैं, खाते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, लेकिन आज ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। इसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि सिस्टम फेल था। पूरा का पूरा सिस्टम फेल है, जिसे हम चुनकर जनप्रतिनिधि बनाते हैं, जिसे विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। उन्होंने कभी आज तक पूरे शहर के बारे में यह नहीं सोचा कि कहीं से भी इसका ड्रेनेज सिस्टम का व्यवस्था हो, पानी की निकासी की व्यवस्था हो, और अगर व्यवस्था नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है उसकी भी व्यवस्था हो। नगर परिषद का निर्माण हुए वर्षों हो गए, 15वां 16वां 17वां साल है हम नगर परिषद में जिंदा हैं, हम नगर परिषद के क्षेत्र में। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी म्यूनिसिपल प्लान जो होता है, जो नगर के विकास का, कि कितने चौड़ी सड़क होगी, कितना क्षेत्र होगा आपके कॉलोनी का, कहाँ बिजली के पोल लगेंगे, कहाँ से नाली निकलेगी, वहाँ पर आप यहाँ पर आप घर नहीं बना सकते, यहाँ पर आपको ज़मीन छोड़ के घर बनानी होगी। कोई मैप किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये है कि भेड़ बकरी जानवर की तरह हम ठूसे जा रहे हैं शहर में। लगातार ज़मीनें बिक रही हैं, आज ज़मीन बिक रही हैं, बरसों से आ रहा नाला उस ज़मीन में जाकर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद शुरू होती है वो तस्वीर जो मोहल्ला लोहिया नगर और शांति नगर की हुई थी। तो तमाम चीज़ें हैं कि सिस्टम ऊपर से फेल है। उसका एक तोड़ यही निकल रहा है कि सिस्टम फेल है, और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब अपने घरों में सोए हुए हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप अगर वहाँ मारपीट करेंगे तो वहाँ प्रशासन पहुँचेगी, आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन जो शहर की जो खूबसूरती बढ़ेगी, जो नक्शा शहर का तैयार होगा, जहाँ पानी की समस्या जो विकट समस्या है, जो बरसों से बनी हुई है और अनंत काल तक बनी हुई रहेगी, इसकी भी गारंटी देते हैं, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। और सोए जनप्रतिनिधियों को जगाने का काम जनता का है। जिस प्रकार से कल आप नाली के पानी के लिए सड़कों पर उतरे थे, महिला बच्चा बुतरू सबको लेकर के, उसी तरह उतरने की ज़रूरत एक बार और है। और इन जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने की ज़रूरत है कि 10 साल 15 साल 20 साल से आपको हमने गद्दी पर काबिज किया है, तो आपने इन छोटे छोटे चीज़ों पर क्यों कभी बात नहीं की? क्यों आपको नहीं लगा कि ये हमारी मूलभूत सुविधाएं, जो छोटी चीज़ें हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी हैं रोज़मर्रा के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए? हम क्या मांगते हैं साहब? क्या मांगते हैं? हम पानी मांगते हैं स्वच्छ पीने के लिए, बिजली मांगते हैं, सड़क मांगते हैं। यही मूलभूत सुविधा आम जनता की होती है। लेकिन हमें यहाँ के सिस्टम और हमारे यहाँ के सरकार और यहाँ के प्रशासनिक प्रणाली ने क्या दिया है? ये विध्वंसक नज़ारा दिया है कि पूरे 5 से 6 मोहल्ले का पूरा गांव का पानी आकर के मिशन चौक के ठीक पीछे आकर के जमा है। ये मिशन चौक है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हम जिस सड़क पर हैं हमारे बगल में मेन चौक है, यह मिशन चौक है। यह मिशन की बाउंड्री देख लीजिए आप, यहाँ तस्वीर साफ तौर पर दिख रही है। ये स्थिति है कि बीसलत शहर के बीचों बीच करोड़ों का ज़मीन जो है वो जलमग्न है। कभी वो एयरटेल का ऑफिस हुआ करता था, स्थिति 5 साल पहले ऐसी हो गई कि एयरटेल के वहाँ जो लोग हैं वो वहाँ नहीं पहुँच पाए, वहाँ से टावर उखाड़ना पड़ा। तो ये स्थिति है हमारे पूरे शहर की, और जनप्रतिनिधि कान में तेल देकर सोए हैं। उसके बाद कभी जाति पाति पर मार करिए, कभी धर्म पर लड़ाई करिए, उसके बाद सबसे पहले आपके पास जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे, कहेंगे मेरा जात, मेरा मोहल्ला, मेरा धर्म, हम हिंदू, तुम मुसलमान, हम सूड़ी, तुम ब्राह्मण, तुम यादव, तुम राजपूत। ये करने के लिए सबसे पहले नेता आपके पास ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन कभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो बहुत बड़ा समस्या है उसको हल करने के लिए कोई आज तक किसी नेता ने चुप्पी नहीं तोड़ी, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका हल इतना आसान नहीं है। और इसका हल क्या है? वो यहाँ पर जो डीपीआर बनेगा, उसके बाद जो प्रशासनिक पदाधिकारी की टीम बैठेगी वो आकलन करेगी कि सच्चाई सही क्या हो सकता है और इसका निदान क्या है। क्योंकि जिस प्रकार से नहरें गायब हुई हैं, कल मोहल्ले के मोहल्ले गायब होंगे जो अगर जलमग्न की स्थिति है। हम आपको बता दें कि प्रोफेसर कॉलोनी के नीचे वाले हिस्से में कुछ ऐसे घर हैं जिन्होंने अपना घर 4-5 साल से छोड़ दिया है और वो भाड़ा के घरों में रह रहे हैं अपना घर होने के बावजूद, क्योंकि उनके घर में अभी भी घुटने भर तक की पानी वहाँ जमा होगा। तो ये तस्वीर हमारे शहर की है। और कुछ ये वीडियो अच्छा लगे, अगर लगा कि हमने आपके मन की बात कर दी है, अगर लगा कि हमने मुद्दे की बात कर दी है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और उन पदाधिकारियों तक, उन जनप्रतिनिधियों के मोबाइल में शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपका नंबर उनके पास होगा, ताकि उनको सच्चाई पता चले कि हम आंख मूंदे नहीं बैठे हैं, हमें भी तमाम सच्चाइयाँ दिखती हैं और परत दर परत हर उस सच्चाई को आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जिला टॉप। धन्यवाद।